गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं स्मिता मिश्रा पानीग्राही। आज का जो सेशन मैं लेने जा रही हूँ इसमें बेसिकली जो टॉपिक है वो कोई सब्जेक्ट का टॉपिक ना हो कि आपके सिविल इंजीनियरिंग के एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम एसएससी जेईई का डिटेल्ड एनालिसिस है। आपका एसएससी जेईई का एग्जाम डेट आ चुका है, वो भी प्रोबेबल डेट है कि अगस्त में होना है एग्जाम। हो सकता है कि डेट एक्सटेंड हो जाए, बट जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो रहा है हमारे पास ये जो 2 महीने का टाइम है, जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने में हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हम किन एरियाज को फोकस कर सकते हैं, या हमने जो तैयारी कर रहे हैं उसमें ये 2 मंथ में हम क्या रिदम लेके आए कि ये एग्जाम हम क्रैक कर सकें। तो उस चीज को समझने के लिए आज का सेशन लिया जा रहा है। इस सेशन में पहले तो मैं आपको एसएससी जेईई के बेसिक्स बताऊंगी कि एसएससी जेईई का एग्जाम होता क्या है, कितने कट ऑफ मार्क्स होते हैं, क्या कितने पेपर्स होते हैं, इसमें पेपर्स का में नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती, कैलकुलेटर अलाउ होता है कि नहीं होता, जो एक बेसिक आपको एग्जाम की जानकारी होनी चाहिए। आज पहले हम उस सेक्शन को लेंगे और उस सेक्शन के बाद आपका जो इम्पोर्टेंट एरिया है कि कौन से सब्जेक्ट्स को आपको प्रिपेयर करना है, किन सब्जेक्ट को का फोकस एरिया रहा है प्रीवियस एग्जाम्स में, और कोई डिफिकल्ट टाइप का सेक्शन आता है तो उसको हैंडल कैसे करना है, ये आज के सेशन में हम लेंगे। तो आज के सेशन में पहला स्लाइड स्टार्ट करते हैं, सिलेबस। एसएससी जेईई के सिलेबस में आप देखेंगे तो पहले हम यहाँ पर पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। बेसिकली इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो है इसमें 2 पार्ट है। पेपर 1 एक ही पेपर रहेगा बट इसमें 2 पार्ट रहेंगे। पहला पार्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, इसको जनरल स्टडीज भी बोल सकते हैं, बट इसमें जनरल स्टडीज के साथ साथ आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन भी होता है, करके ये 2 हेड में इसको डिवाइड किया गया। जनरल अवेयरनेस यानी जनरल स्टडीज का पार्ट है, और जनरल इंटेलिजेंस यानी इसमें आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग वाले पार्ट आते हैं। अगला है, मैं सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को फोकस कर रही हूँ यहाँ पर, तो पेपर 1 में जो आपका टेक्निकल पार्ट होगा वो होगा सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट। इसके बाद पेपर 2 होता है। पेपर 2 होता है सब्जेक्टिव या कन्वेंशनल पेपर, या जिसको डिस्क्रिप्टिव टाइप बोलते हैं, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसमें आपका जो इंजीनियरिंग का पार्ट है, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट ही आएगा। अब एसएससी जेईई में देखते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं। किसी भी पेपर में आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जब तक पास नहीं करेंगे तब तक आपको वो सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं लेंगे। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है, तो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपको कितना चाहिए, मिनिमम 30% मार्क्स आपको चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 25% और अदर्स जो है एसटी/एससी है उसमें आता है 20%। तो जब एक पेपर को आप दे रहे हैं तो आपको मिनिमम इतना परसेंट सही करना ही है जिससे आप क्वालिफाइंग मार्क्स पास कर पाए, अदरवाइज आपका पेपर सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं आएगा। अब चलते हैं इसके पेपर के पैटर्न को लेते हैं। पेपर के पैटर्न में पहला पेपर जो आता है ये है ऑब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव पेपर पहले के टाइम में देखें या प्रीवियस जो सिनेरियो में था, तो ये जो पेपर था कंप्लीटली आपका रिटर्न होता था, हार्ड पेपर में होता था या हार्ड कॉपी में होता था। बट टाइम के साथ इसको किसमें चेंज किया गया, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, इसको सीबीटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आपका पेपर 1 जो है वो कैसा होता है, कंप्यूटर बेस्ड। ये एमसीक्यू टाइप्स होता है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये रहते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आपको 2 पार्ट मिलेगा। पहला पार्ट जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इसको पार्ट 1 बोला जाता है, और पार्ट 2 में आपका रहेगा जनरल इंजीनियरिंग, जिसको लिखते हैं सिविल एंड स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल अलग चीज नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग का ही सब्जेक्ट है, बट इसको लिखा जाता है सिविल एंड स्ट्रक्चरल। अब मार्क्स की बात करें तो जो पहला पेपर होता है उसका टोटल नंबर होता है 200।
कितने मार्क्स होते हैं, क्वेश्चन कितने होते हैं, टोटल 200, और पर क्वेश्चन का पर मार्क्स रहता है 1, तो टोटल नंबर भी हो जाएंगे 200। 50-50 इस सेक्शन का और 100 जो आपका कोर एरिया है उसका। ये पेपर जो होता है वो कितने घंटे का होता है, 2 घंटे का। 2 घंटे का पेपर है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने फेसबुक में ये इस पोस्ट को डाला था कि एसएससी जेईई का आज का सेक्शन लेने वाले हैं, तो एक स्टूडेंट ने डाउट लिखा था उसमें कि मैम टाइम मैनेजमेंट बताइए। तो ये 2 घंटे को कैसे टाइम में डिवाइड करेंगे ये आज के सेशन में मैं आगे बताऊंगी। अब पेपर 2 की बात आई, जब आपका ये ऑब्जेक्टिव पेपर के बाद अगला होता है सब्जेक्टिव पेपर, रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम में पार्ट 1 यानी एक ही पार्ट होता है, वो होता है आपका सिविल इंजीनियरिंग, जिसको सिविल एंड स्ट्रक्चरल बोलते हैं। ये 300 नंबर का होता है। और ध्यान देंगे पहला पार्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड है, बट सेकेंड पार्ट आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है, एक एक लाइन आपको लिख के दिखाना है जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो। तो ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं, और 300 मार्क्स इसमें होते हैं। तो जब ये दोनों आप क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपका इंटरव्यू प्रोसेस इसमें नहीं है। थर्ड स्टेज जो होता है, जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकलती है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो बेसिकली इसको 2 टायर एग्जाम बोल सकते हैं। इसमें 3 टायर यानी थर्ड टायर यानी आपका थर्ड टियर जो है इंटरव्यू नहीं होता। और इसके लिए भी आपको टाइम कितना मिलता है, 2 घंटे। अब देखते हैं पहला फोकस एरिया हम एमसीक्यू टाइप को रखेंगे कि एमसीक्यू में होता क्या। तो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन पेपर होता है, इसमें आपका एक स्टूडेंट का डाउट पूछा था एक स्टूडेंट ने कि मैडम इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, क्योंकि यूजुअली कई एग्जाम्स में हमने देखा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट क्या इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है? तो आंसर आएगा यस। पेपर 1 में यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका नेगेटिव मार्किंग कितना होता है, 1 नंबर अगर आपको एक क्वेश्चन पे प्लस मिल रहा है तो नेगेटिव होता है -1/4, दैट इज 0.25 मार्क्स। यानी ये गलती पे आपका -0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। ये होता है इसका नेगेटिव मार्किंग। और आपका पेपर 2 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, क्योंकि सब्जेक्टिव में आपको आंसर राइटिंग करना है, आपको स्टेप्स लिखने, उसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनता। मार्क्स जितना देना है एग्जामिनर आपके राइटिंग के ऊपर देगा। तो पेपर 2 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग है, कितना है, 0.25। अब कैलकुलेटर वेरी इंपॉर्टेंट, सिविल इंजीनियरिंग का एक इंपॉर्टेंट अस्त्र माना जाता है कैलकुलेटर। जब कैलकुलेशन की बारी आती है तो हम पहला चीज ढूंढते हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आपको पेपर 1 में अलाउ नहीं होता। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर अलाउड टू ब्रिंग देयर ओन कैलकुलेटर फॉर पेपर 2 ओनली। पेपर 2 के लिए बस आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है, पेपर 1 में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। और जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता उस केस में आपका कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है, और वहीं पर दिक्कत आती है टाइम मैनेजमेंट की। तो आज के सेशन में मैं आगे टाइम मैनेजमेंट बताऊंगी कि आपको कैसे किसी पेपर में या इस एसएससी जेईई के एग्जाम में पेपर 1 में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, और पेपर 2 में भी इसको वाइसली कैसे हैंडल करना है। अब नेक्स्ट लेते हैं इसका सिलेबस। सिविल इंजीनियरिंग, मैं सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो सिविल इंजीनियरिंग के एरिया को मैं फोकस कर रही हूँ यहाँ पर। अगर आप दूसरे ब्रांच से हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पर वो आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट आएगा। सिविल इंजीनियरिंग के पार्ट में ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ये सारा आपका सिलेबस में है, ये सारे सब्जेक्ट्स। बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेट, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स को आप फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन में आपका हाईवे आएगा, रेलवे आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी मीडिया ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आता है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में 2 पार्ट है, पहला है वेस्ट वाटर और दूसरा है आपका ड्रिंकिंग वाटर, दोनों रहेगा पार्ट 1 पार्ट 2। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग
थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में आपका मॉस भी होता है। यहाँ पर एक फ्रीक्वेंट डाउट आता है स्टूडेंट एंड से कि मैडम यहाँ पर लिखा है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, तो क्या इसमें मॉस होगा या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होगा? तो आंसर आएगा यस। बिना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के आप स्ट्रक्चर्स को एनालिसिस नहीं कर सकते। तो ये इसका बेस है, ये पार्ट इसमें इनकॉर्पोरेटेड है। उसके बाद आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी, फिर आरसीसी डिजाइन और अगला आता है आपका स्टील डिजाइन। अगर देखा जाए तो एसएससी जेईई में वो कंप्लीट सिलेबस है जो अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट के एसईएस एई के लिए है, या एपी या लेक्चरर का एग्जाम जो तैयारी करते हैं वो। तो कंप्लीट टेक्निकल का सिलेबस इसमें भी है और सेम इसमें भी। तो टेक्निकल की तैयारी इन तीनों एग्जाम की आपकी बिल्कुल कॉमन ही होगी। अब देखते हैं एग्जाम के हिसाब से, मैं अगर एसएससी जेईई दे रही हूँ तो एग्जाम के हिसाब से मेरा कौन सा एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा या किस पे फोकस मेरे को ज़्यादा करना। तो देखते हैं इसके लिए फोकस एरिया, ये कॉमन क्वेश्चन आता है कि मैडम फोकस एरिया या मैं कौन कौन सा सब्जेक्ट को पहले तैयार करूं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आज से लें तो हमारे पास 2.5 मंथ है अभी तैयारी करने के। प्रैक्टिकली 2.5 महीने का स्पान बहुत कम है। आप सोचेंगे कि 2.5 महीने में मैं मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड ऑल सब्जेक्ट्स हो जाऊं, तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और 2.5 महीने में क्या करना चाहते हैं, तो हाँ तैयारी आपकी लगी हुई है और साथ में ये 2.5 महीने में आप उसको रिदम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। बट फ्रेश प्रिपरेशन ये 2.5 महीने में नहीं हो पाएगा या अप टू मार्क नहीं हो पाएगा। तो फोकस एरिया पे ध्यान देते हैं। अगर आपने पढ़ लिया है पहले या आप अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो फोकस एरिया कौन कौन से होने चाहिए। एसएससी जेईई के हिसाब से फोकस एरिया या फोकस सब्जेक्ट्स जो मेरे एक्सपीरियंस में और प्रीवियस पेपर्स के एनालिसिस में देखा गया है वो है आपका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्डिंग मटेरियल्स। बिल्डिंग मटेरियल्स देख के लग रहा होगा इतना थ्योरेटिकल टॉपिक है, कैसे कवर करेंगे, या थ्योरी है इसको कैसे याद रखा जाए। डियर स्टूडेंट्स, बिल्डिंग मटेरियल, हालांकि ये एक थ्योरेटिकल सेक्शन है, बट थ्योरेटिकल सेक्शन में भी आपको उन बिल्डिंग मटेरियल्स पे फोकस करना है जो सिविल इंजीनियरिंग में मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। वो कौन कौन से मटेरियल्स होंगे? जैसे ब्रिक्स, बिना ब्रिक के आप घर नहीं बना पाएंगे। कंक्रीट, कंक्रीट किससे बना हुआ है आपका? सीमेंट से। एग्रीगेट से, एग्रीगेट में आपका कोर्स फाइन दोनों आ जाएगा, यानी इसमें कोर्स एग्रीगेट गिट्टी जिसको बोलते हैं और फाइन एग्रीगेट जिसको बोलते हैं रेत या सैंड, वो आएगा। अगला आ जाएगा वुड या टिम्बर, वुडन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी के सेक्शन पे आप स्टेट एग्जाम का जेईई ले लें या एसएससी जेईई ले लें, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो चल रहा है वो है आपका पेंट्स। पेंट्स में डिफरेंट टाइप के पेंट्स, डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं पेंट में, पेंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसका बेस किसको बोलते हैं, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, और आपका फायर प्रूफ पेंट कैसे करते हैं, पेंट किस लकड़ी में कैसा पेंट करते हैं, तो वो सब, या पीवीसी नंबर 1 होता है, तो वो सारा सेक्शन आपका आता है पेंट्स। ये पेंट से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं या बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मेरी वॉल्यूम 2 जो बुक है, सिविल इंजीनियरिंग फाउंडेशन की वॉल्यूम 2 बुक है, उसमें ये कंप्लीट एक सेक्शन ही लिया गया है, मिसलेनियस सेक्शन, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल के आपको कॉमन क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो एक हाईलाइटेड एरिया बनता है एसएससी जी। अगला आता है ब्रिक्स। ब्रिक्स में क्या पढ़ा जाए? तो ब्रिक्स में पढ़ते हैं बॉन्ड, कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, कैसे कैसे बॉन्ड होते हैं, हेडर, स्ट्रेचर, ब्रिक की साइज क्या होती है, मॉड्यूलर ब्रिक किसको बोलते हैं, मोर्टार, आपका ब्रिक को जोड़ने के लिए आप जो लगाएंगे वो हो जाएगा मोर्टार, ठीक। तो ये सब जो आएंगे आपके इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल के पार्ट्स आते हैं। सीमेंट की बात करें, सीमेंट खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक, तो सीमेंट में क्या किया जाए? आपको
मार्केट में या सिविल इंजीनियरिंग के जो कंस्ट्रक्शन एरिया है उसमें n टाइप ऑफ सीमेंट मिल जाएंगे, बट क्या वो n टाइप ऑफ सीमेंट को आप लॉन्ग टर्म तक रिटेन कर सकते हैं? तो आंसर आता है नहीं। हम 90% रिटेन कर पाएंगे, 10% कहीं ना कहीं हमसे मिस होगा। तो इस सेक्शन के लिए आपको क्या करना है, जो ट्रेडिशनल सीमेंट होता है ओपीसी, पीपीसी, फ्लाई ऐश, रैपिड हार्डनिंग, कलर सीमेंट, वाइट सीमेंट, इन पे ध्यान दीजिए कि ये कहाँ कहाँ कैसे यूज होते हैं, किसका सेटिंग टाइम कितना होता है, सीमेंट में टेस्ट क्या क्या होता है। इन सब के साथ साथ बिल्डिंग मटेरियल के टेस्ट से इंपॉर्टेंट है, ब्रिक का टेस्ट क्या क्या होता है, एग्रीगेट का कौन सा टेस्ट है, सीमेंट में टेस्ट कौन से होते हैं, टिम्बर के लिए हम फायर प्रूफिंग कैसे करेंगे, प्रिजर्वेटिव कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये आता है आपका बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, बिल्कुल भी इस पार्ट को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। इस पार्ट को अगर छोड़ेंगे तो आपका 10 से 12 क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो इस पार्ट को आप इम्पॉर्टेंट एरिया लेके तैयारी कीजिए। अब अगला आता है बिल्डिंग मटेरियल के बाद एस्टीमेट कॉस्टिंग। एस्टीमेट कॉस्टिंग क्यों इस सेक्शन को इम्पोर्टेंट माना जाता है? एस्टीमेट कॉस्टिंग को इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि जब आप एज अ जेई पोस्टेड होते हैं तो आपको किसी जगह पे बिल्डिंग बनानी या किसी जगह पे रोड बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एस्टीमेट प्रिपेयर करना पड़ेगा कि कितनी लेंथ की रोड होगी, कितना थिकनेस होगा उसके लेयर्स का, क्या क्या लेयर्स होंगी और कितना मेरे को कॉस्ट आ रहा है। आसपास जो आपका शेड्स हैं या बोलना चाहिए श्रब्स हैं या घास फूस झाड़ियाँ हैं, वो सब कटिंग करेंगे तो वो सब की कॉस्ट कितनी आए, तो आप अप्रोक्सीमेट एक कॉस्ट बनाएंगे। तो प्रैक्टिकली जब आप वो काम करते हैं तो उस काम के लिए आपको बेसिक नॉलेज चेक करता है ये एग्जाम, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एस्टीमेट कॉस्टिंग में आप देख लेंगे कि फुटिंग की कॉस्टिंग क्या पड़ेगी, कैसे कैसे फुटिंग का कैलकुलेशन करते हैं। सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव में थोड़ा डिटेल पूछ लेता है, डायग्राम के साथ आपको वैल्यूज निकाल के दिखानी पड़ती है। उसके बाद लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड, सेंटर लाइन मेथड, तो ये सब इस एरिया में आते हैं। इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है बिल्डिंग बायलॉज या रूल्स रेगुलेशंस, प्लस आपको फॉर्म्स की जानकारी, किस फॉर्म को, कौन सा फॉर्म नंबर रनिंग बिल का होगा, कौन सा फर्स्ट एंड फाइनल बिल का होगा। उसके बाद बिल्डिंग बाय लॉज, आपको कितने डिस्टेंस पे आपका रोड मार्जिन होता है, बिल्डिंग लाइन, कंट्रोल लाइन कितने लेंथ पे होती है, क्या डिस्टेंस होता है एक्चुअल बिल्डिंग और आपकी एग्जिस्टिंग रोड का, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कौन सी है और आपकी प्रॉपर्टी कितने लाइन पे है, या किसी रोड की एक्चुअल विड्थ कितनी होनी चाहिए, डबल लेन तो कितना, 4 लेन तो कितना, 6 लेन तो कितना, पर लेन ये कितना होगा, ये सब बिल्डिंग बायलॉज में आए। बिल्डिंग बायलॉज और रोड बायलॉज में भी या पेवमेंट बायलॉज में भी आपको मिले। फॉर्म्स की जानकारी, क्योंकि आपको जब एज अ पोस्टिंग आपको मिलेगी तो वहां पर ये काम करना पड़ेगा, रनिंग बिल बनाना है आपको, फर्स्ट एंड फाइनल बिल बनाना है, तो ये सब फॉर्म्स की जानकारी आपको बेसिकली होनी चाहिए। मस्टर रोल क्या होता है, एमबी क्या होता है, मेजरमेंट बुक, तो ये सब के बारे में आपको जानकारी रहे। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज टेंडर, इसमें से कौन सा लीगल डॉक्यूमेंट है, एग्रीमेंट क्या होता है, तो ये सब चीज जब आप प्रोसेस में करेंगे तो उस प्रोसेस को करने के लिए एज अ जेई जब आप पोस्ट होते हैं तो इस काम को आपको चेक करना ही है, इसलिए इस पेपर में ये आपका एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है। 2 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाने के बाद अगला सब्जेक्ट देखते हैं कौन सा। एज अ जेई फील्ड में एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है, सर्वे। आप जब किसी जगह पे रोड बनाना चाहते हैं, मेरे को ए से बी कहीं पर रोड बनानी, सपोज दुर्ग से रायपुर के बीच एक रोड बनानी, 4 लेन बनाना है, 6 लेन बनाना है, तो सर्वे करना पड़ेगा कि ट्रैफिक कितना है वहां पर, किस टाइप से मैं अलाइनमेंट ले सकती हूँ, क्या ब्रिज की जरूरत है, क्या अंडर ब्रिज की जरूरत है, या स्ट्रेट रोड की जरूरत है, या कैसे चेनेज पॉइंट आपको फिक्स करना है, पुल पुलिया कितना आएगा, तो ये सब के लिए ये इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है सर्वे। आप पोस्टिंग लेने के बाद ये काम करेंगे, बट पोस्टिंग लेने से पहले आपको चेक कौन करेगा, ये एग्जाम।
इसलिए सर्वे इंपॉर्टेंट है। और सर्वे में ध्यान रखेंगे फंडामेंटल सर्वे, फंडामेंटल सर्वे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको एस्ट्रोनॉमी, जियोस्टैटिक सर्वे, सेलेस्टियल सर्वे इसमें नहीं जाना। फंडामेंटल जो हम बेसिकली इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, बेसिक्स, जैसे आपका चेन सर्वे हो गया, लीनियर मेजरमेंट, कंपास सर्वे हो गया, आपका थियोडोलाइट हो गया। थियोडोलाइट का सेशन मैंने प्रीवियसली लिया हुआ है, वो एक इम्पॉर्टेंट सेशन था। कंपास सर्वे हो गया, टेक्योमेट्री हो गया, और टेक्योमेट्री के बाद आपका लेवलिंग हो गया। तो ये सब इम्पॉर्टेंट सर्वे जो है वो किस में आएंगे? फंडामेंटल सर्वे। आपको इसमें एडवांस सर्वे में नहीं जाना है। एडवांस सर्वे से अगर क्वेश्चन आता भी है तो पैटर्न ये देखा गया है कि एक दो क्वेश्चन रेयरली पूछता, बट बेसिक जो है वो इस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। 3 सब्जेक्ट मैंने फोकस एरिया बताया। अब अगला सब्जेक्ट चलते हैं, जो मैं आपको सब्जेक्ट चेन में ही बताती हूँ कि कैसे रखना है आपको सीक्वेंसिंग। ये 3 को मैंने बिल्कुल उसी लाइन में ही लिखा है, जैसा इसका रैंक है वैसा इसका वेटेज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपको कौन सा ट्रांसपोर्ट मीडिया इंपॉर्टेंट है? तो आंसर आएगा इसमें रोड ट्रांसपोर्ट, या इसको बोल सकते हैं हाईवेज। रेलवेज पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करता। अब क्वेश्चन ये आता है कि रेलवेज पे फोकस क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? अब इसका प्रैक्टिकल कारण समझते हैं। एसएससी जेईई से जो आपको पोस्टिंग मिलेगी उसमें बेसिकली आप रोड लाइंस वाले एरिया में काम करेंगे। रेलवे लाइंस वाले एरिया में यूजुअली मेन फोकस इसका एरिया नहीं होता। तो काम जैसा करना है, पेपर का नेचर भी वैसा ही होगा, क्योंकि एग्जामिनर चाहेगा कि कल को आप जो काम करने वाले हैं मैं उसी एरिया को टेस्ट करूं। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपका हाईवेज इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाईवेज के बाद इंपॉर्टेंट एरिया आता है एनवायरनमेंट। और प्रेजेंट सिनारियो में कोरोना या कोविड-19 के कारण ये टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। एनवायरनमेंट का पार्ट 1 पार्ट 2 तो आपको पढ़ना ही है, वेस्ट वाटर और सप्लाई वाटर पढ़ना ही है, साथ साथ एनवायरमेंटल के पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट का एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन तो पढ़ ही रहे हैं, नॉइस पॉल्यूशन, और ये जो बीमारी आई है कोरोना, इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़े, क्योंकि इसको एनवायरनमेंट में कवर करेगा। या आपको ट्विस्ट करके इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कोविड के कारण जब लॉकडाउन हुआ तो एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ों का इवैल्यूएशन फिर से दिखा, क्योंकि आपको एनवायरनमेंट पहले से साफ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो भीड़ जो थी या वो पॉल्यूशन जो था, जो हम लगातार डेली लाइफ में अपनी कर रहे थे, वो कम हो गया, क्योंकि हमारी डेली लाइफ भी कहीं ना कहीं लॉकडाउन के कारण रुक गई। तो आपको इस सेक्शन पे भी क्वेश्चन आएंगे और ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आज की डेट। तो इसके बाद अगर मैं 4th सब्जेक्ट दूं तो दूंगी ट्रांसपोर्टेशन को, और 5th सब्जेक्ट दूंगी एनवायरनमेंट। इसके बाद ये इतने टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद सेकेंडरी जो फेज रहेगा, ये फर्स्ट प्रिपरेशन फेज है, प्रिपरेशन 1.0, जिसमें आप करेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 एरिया को बनाएंगे। उसके बाद प्रिपरेशन 2.0 जब सेकेंड वर्जन, तो सेकेंड वर्जन में आप लेंगे सॉइल मैकेनिक्स, सेकेंड वर्जन में आप लेंगे आरसीसी डिजाइन, और सेकेंड वर्जन में लेंगे आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स का मॉस वाला सेक्शन प्लस कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो ये आपका प्रिपरेशन फेज 2 में आएगा। ये जो टॉपिक्स मैंने लिखा है, सॉइल मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर्स का मॉस एरिया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, देन आरसीसी डिजाइन। और उसके बाद जो बाकी बचे टॉपिक हैं, हाइड्रोलिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, बिल्कुल सिंपल सेक्शन। ये फ्लूइड मैकेनिक्स से सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि इसके हाईलाइटेड एरिया या इस पे बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे। बट एसएससी जेईई में इसको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एफएम से, ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं कवर करूँगा। सेकेंड फेज में आपके जो बचे सेक्शन आएंगे, थर्ड फेज में वो कवर होंगे।
तो यहाँ पर जो मैंने लिया है टॉपिक, इसको मैं कवरेज के हिसाब से लिख देती हूँ कि आपका प्रिपरेशन फेज में आपको कैसे इसको 3 सेक्शन पे डिवाइड करना है और तीनों सेक्शन में कौन कौन से फेज में सब्जेक्ट क्या क्या हो। फेज 1.0 इसमें होगा आपका बिल्डिंग मटेरियल, एस्टीमेट कॉस्टिंग, इवैल्यूएशन, एस्टीमेट कॉस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, और इसके बाद आएगा आपका सर्वे। सर्वे के बाद आपका एनवायरमेंट इंजीनियरिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 3 इज पॉल्यूशन, और इसके साथ आएगा आपका हाईवेज। हाईवेज ट्रांसपोर्टेशन का हाईवे वाला पार्ट मैं यहाँ पर रख रही हूँ। फेज 2 में आपका आएगा इंपॉर्टेंट एरिया, स्ट्रक्चर एनालिसिस का मॉस को रखेंगे। देन सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं इसको। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट, हाँ, एसएससी जेईई के हिसाब से फर्स्ट पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स है वो, फाउंडेशन इंजीनियरिंग थोड़ा सा कम वेटेज होता है इसमें, तो आप फोकस एरिया फर्स्ट पार्ट को ज़्यादा रखेंगे। सेकेंड पार्ट को हम फेज 3 में डाल रहे हैं। इसके बाद सॉइल मैकेनिक्स के साथ आपका अगला है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के साथ साथ आरसीसी डिजाइन, आरसीसी डिजाइन भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फेज 3 में आ जाते हैं। आप प्रिपरेशन जो रखेंगे इस सीक्वेंस में रखें तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बेनिफिशियल होगा। बाकी सेटअप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बट एज अ गाइडिंग मेंटर मेरा जो फोकस एरिया होगा या मेरे एक्सपीरियंस से फोकस एरिया ऐसा प्रोसीड होता है। फेज 3 में स्ट्रक्चर एनालिसिस का बेस एनालिसिस रखेंगे। देन स्टील डिजाइन, इसमें आपका सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट 2 दैट इज फाउंडेशन इंजीनियरिंग, फाउंडेशन इंजीनियरिंग को पार्ट 2 में डालेंगे। फिर इसके बाद आपका आएगा हाइड्रोलिक्स, एफएम बिल्कुल सिंपल सा सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। एसएससी जेईई में क्या कवर करना है अभी देखेंगे। और इसके बाद आपका आएगा इरिगेशन, और जो भी बचे टॉपिक आपको दिख रहे हैं वो सारे इसमें आ जाए। 3 फेज तैयारी आप रखिए। जब तक आप अपने दिमाग में एक फ्रेमवर्क नहीं बनाएंगे कि मैं कैसे प्रोसीड करूं, या एक फ्लो चार्ट आपके दिमाग में नहीं रहेगा, तब तक आप सही कंक्लूजन पे नहीं उतर सकते। कई स्टूडेंट्स रेंडमली कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आज 3 सब्जेक्ट पढ़ लिया, कल 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए। आपकी तैयारी में क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। मैं एक दिन में अगर मैं 5 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन भी कर रही हूँ, बट वो 10 क्वेश्चंस के बारे में मुझे पूरी जानकारी है कि इसके चारों ऑप्शंस क्या क्या हैं, या क्वेश्चन का सटीक आंसर 100% श्योरिटी के साथ ये, तो ये 10 क्वेश्चन भी मेरे को डेली बेसिस पे एक सही गाइडलाइन दे रहे हैं। वहीं पर एक स्टूडेंट दिन भर में 100 क्वेश्चन करता है, बट एट द वीकेंड जब वो रिवाइज करने की कोशिश करता है तो उसको वो 100 में से 5 क्वेश्चन भी ठीक से याद नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि उसने क्वांटिटी पे ध्यान दिया, क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया। डियर स्टूडेंट्स, हमारे फेसबुक पेज में जो पानीग्राही सिविल इंजीनियरिंग फाउंडेशन का फेसबुक पेज है, आपने उस फेसबुक पेज में देखा होगा, जो स्टूडेंट फॉलो करते हैं हमारा पेज, देखा होगा कि हम डेली बेसिस पे 5 से 6 क्वेश्चन ही डालते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 24 आवर का टाइम है, हम चाहते तो और भी क्वेश्चंस डाल सकते हैं, बट क्वेश्चन डालना, क्वालिटी को मेंटेन करना और स्टूडेंट कितना रिसीव कर सकता है पर डे, उसके बेसिस पे हम ये 5 क्वेश्चन का एनालिसिस ही रखते हैं। आप अगर डेली बेसिस पे हमारे पेज पे जाके वो 5 क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव सेट रेडी हो जाएगा, जो एसएससी जेईई में भी काम आएगा, जो स्टेट के एसईएस में भी काम आएगा, और आपका जो स्टेट का जेईई है उसमें भी काम आएगा, क्योंकि टेक्निकल का सिलेबस सबका सेम। तो क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दीजिए, ध्यान दीजिए आप क्वालिटी पे। ये हो गया सब्जेक्ट का गाइडलाइन कि हमको कौन से सब्जेक्ट पे प्रोसीड करना है। अब एक एरिया फ्लूइड मैकेनिक्स, जिस पे मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि स्टूडेंट इसको कठिन समझते हैं या इस एरिया से क्वेश्चन टफ आएगा इसकी उम्मीद रखते हैं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स यानी हाइड्रोलिक्स के पार्ट के बारे में यहाँ पर डिटेल्स लिख रही हूँ मैं।
फ्लूइड मैकेनिक्स, बहुत सिंपल सा टॉपिक। ऐसे डेफिनेशन, क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? डेफिनेशन। आप कोई भी टेक्स्ट बुक उठाइए या जहां से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां के नोट्स लीजिए अपने, और सारे टॉपिक्स के डेफिनेशन पार्ट को तैयार कीजिए। डेफिनेशन पार्ट जो रहते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन डेफिनेशन से आते हैं, जैसे कैविटेशन क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, कैपिलैरिटी किसको बोलते हैं। अब डेफिनेशन के बाद आता है आपका इंस्ट्रूमेंट्स या एपरेटस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैनोमीटर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैरोमीटर, वेंचुरीमीटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, आपका माउथ पीस ओरिफिस क्या होता है, वी नॉच किसको बोलते हैं। ओपन चैनल फ्लो में डिफरेंट टाइप का नॉच बनाएंगे, आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन बना रहे हैं, सर्कुलर बना रहे हैं, एलिप्टिकल बना रहे हैं, हेक्सागन बना रहे हैं, ट्राइंगुलर बना रहे हैं, तो क्या चेंजेस आते हैं वो आपका आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स के इंस्ट्रूमेंटेशन के पार्ट में। ये भी एसएससी जेईई के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब आता है इसका न्यूमेरिकल पार्ट। तो न्यूमेरिकल बिल्कुल बेसिक और सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं। यहीं पर अगर गेट की बात होती तो गेट एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बनते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को लेके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बिल्कुल आपको करंट एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दी जाएगी कि 3 टैंक हैं, इस टाइप से पैरेलल कनेक्टेड हैं, इसके बाद इसको सीरीज कनेक्ट किया गया है, तो किस टैंक पे कितना कितना आपका इनफ्लो आउटफ्लो होगा। वो हो गई प्रैक्टिकल कंडीशन। और कई बार प्रैक्टिकल कंडीशन समझने में डिफिकल्टी होती, बट एसएससी जेईई की बात करें तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल जो होते हैं वो बिल्कुल बेसिक्स होते हैं। आपको पूछेगा कि 3 टैंक हैं, अगर वो सीरीज में है तो उसका डिस्चार्ज कितना होगा, अगर वो पैरेलल है तो डिस्चार्ज कितना होगा। बाकी उसमें ट्रायल एंड एरर ज़्यादा नहीं करता। तो ये बिल्कुल सिंपल सेक्शन है। फ्लूइड मैकेनिक्स को छोड़ना या इस सेक्शन को मैं छोड़ दूंगा, तैयारी नहीं करूंगा तो बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। सिंपल सेक्शन है। आप ये 2 पार्ट भी तैयार करेंगे तो अगर 10 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 6 क्वेश्चन आपके 2 पार्ट से बन जाएंगे। अब आती है बुक्स की बारी। बार बार स्टूडेंट एक ही डाउट कि मैम या सर कौन सा बुक रेफर करना चाहिए या कौन सा बुक मैं रेफर करूं। मेरे इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को हम यूजुअली कोई भी बुक रेफर करने नहीं बोलते। कारण ये है, हमारे इंस्टीट्यूट में हम आपको जो कोर्स करिकुलम देते हैं उसमें आपके सारे एग्जाम्स का फोकस रहता है। गेट है, ईएस है, एसएससी जेईई है, स्टेट का एसईएस है, एई जेईई, एपी लेक्चर, सारे एरिया को फोकस करके हम सिलेबस तैयार करते हैं आपका और उसी बेसिस पे क्लास में पढ़ाते हैं। तो जो मेरे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं उनको कोई बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने नोट्स को अगर बिल्कुल ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे, और नोट्स में मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करवाए, लेंथी ऑब्जेक्टिव भी हैं, 1 लाइनर भी हैं, तो वो सारा प्रिपेयर हो जाएगा। बट आउटसाइडर स्टूडेंट्स जो बुक के लिए बात कर रहे हैं उनके लिए रेफरल बुक है। आप कोई भी बेसिक बुक ले सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का। बेसिक बुक्स पे काम कीजिए जो आपने कॉलेज में पढ़ा होगा और उनके टॉपिक्स को धीरे धीरे करते जाइए। यहाँ पर सिविल के सेक्शन की बात कर रही हूँ मैं, नॉन टेक का सेक्शन यहाँ पर नहीं लूंगी। नॉन टेक का सेक्शन आपका पानी सर लेंगे, वो आपको फेसबुक के पेज में हमारे गाइडलाइन देंगे कि नॉन टेक के सेक्शन को कवर कैसे करना है। मेरा एक्सपर्टी एरिया टेक्निकल है तो टेक्निकल की बात मैं यहाँ पर करूँ। बेसिक बुक्स जो भी आप रेफर करते हैं कॉलेज टाइम पे उन्हीं बुक्स को पढ़िए। ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ज़्यादा आपको इन डिटेल या बहुत सारे बुक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप में एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर का बुक आप ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स के बुक पेपर, ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चंस मेरी प्रैक्टिस कैसे हो रही है या मेरे को प्रैक्टिस कैसे करना है करके। ये प्रैक्टिस के लिए ही। अगर आपके पास ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है और अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर जो हम पढ़ाते हैं सिविल इंजीनियरिंग फाउंडेशन का बुक, तो फाउंडेशन का वॉल्यूम 2 भी आप अगर करेंगे तो वो ये स्टेट एग्जाम के हिसाब से तो फ्रूटफुल है, बट वो आपका बिल्डिंग मटेरियल वाला जो पार्ट है वो आपका एसएससी जेईई के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, जो ये बुक में मैंने कवर किया। तो ये क्वेश्चन वहाँ पर आपका हो जाता है। इसके अलावा रेफरल बुक और कोई सी भी नहीं है।
n नंबर ऑफ बुक्स आपको मिलेगी, बट जितने ज़्यादा बुक्स पे आप जाएंगे उतने ही ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। इसलिए बिल्कुल क्लियर रखिए कि मेरे पास जो नोट्स है मेरे को उसको ठीक से पढ़ना है, और नोट्स के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं कि एक दिन में आप 100 से 200 बना रहे हैं। आप हमारे FB पेज पे डेली क्विज भी अगर 5 क्वेश्चन बना रहे हैं, जो स्टूडेंट लगातार लगे हुए हैं, आपका साल भर से हम डाल रहे हैं क्विज, तो 5-5 क्वेश्चन भी आप बनाओगे तो एट द एंड आपका साल भर में 365 इंटू 5 जितना होता है उतने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव सेट आपका रेडी हो रहा है। अब चलते हैं, ये हो गई बुक्स की बात, इसके पहले मैंने ले लिया सब्जेक्ट्स की बात। अब अगला पार्ट आता है, कुछ कॉमन डाउट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये डाउट्स जो थे आज आफ्टरनून तक जो मेरे को डाउट मिले वो मैंने लिस्टिंग किया है यहाँ पर। उसके बाद भी जो कुछ स्टूडेंट्स ने भेजा, अभी भी भेज रहे हैं, तो उसको भी मैं यहाँ पर लेती हूँ। पहले SSC JEE का एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन? आपका पेपर 1 जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसा होगा? ऑनलाइन। और पेपर 2 जो होता है डिस्क्रिप्टिव, तो वो कैसा होगा? ऑफलाइन। अगला, Is there any negative marking in SSC JEE examination? तो आंसर आएगा यस। पेपर 1 MCQ है, तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है, कितना है? -0.25। पेपर 2 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। Which book should we prefer for exam? बुक्स मैंने बता दिया अभी, आप कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं SSC JEE के लिए। ऑब्जेक्टिव बुक जिसमें प्रीवियस ईयर SSC JEE के क्वेश्चन मिल जाए उसको तैयार कीजिए। ये मैंने पेपर 1 के लिए बताया है, पेपर 2 अभी लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स जो हैं, पुराने पेपर्स, आप उसको कीजिए। डेली क्विज जो पेज में हम डाल रहे हैं उसको कीजिए, तो वो आपको SSC JEE की प्रॉपर तैयारी करवा देगा। इसके साथ साथ एक जो, अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो के साथ या एक कॉम्पिटिटिव माहौल में तैयारी करना चाहते हैं, लॉकडाउन में आप कोचिंग सेंटर्स नहीं जा पा रहे हैं, इंस्टीट्यूट नहीं जा पा रहे हैं, बट आप देखना चाहते हैं कि मेरी तैयारी दूसरों के कितने बराबर है, तो हम हमारा जो ऑनलाइन ऐप है उसमें रेगुलर टेस्ट ले रहे हैं। आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, आउटसाइड स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये आपको आपकी पोजीशन बताएगा कि आपका रैंक कितना आ रहा है बाकी के कंपैरिजन में, या आपके फ्रेंड्स का एक सर्किल है वो भी पेपर दे रहा है, आप भी पेपर दे रहे हो, तो आपकी तैयारी कितनी। तो ये टेस्ट जो है वो आपको अपडेट करता है कि मैंने हफ्ते भर में जो पढ़ा है या पूरे वीक में पढ़ा है, क्या मैंने सही डायरेक्शन में पढ़ा है। तो आप यहाँ पर अपना एनालिसिस या अपना प्रोग्रेस चार्ट देख सकते हैं। क्योंकि जब आप सिंगल तैयारी करते हैं तो आपको लगता है कि मैंने जो पढ़ा है वो सारा मैक्सिमम, बट एज अ ग्रुप जब आप तैयारी करते हैं तब आपको समझ में आता है कि मेरी पोजीशन क्या है, और रिलेटिव इंडेक्स में अपने आप को एनालिसिस करना जरूरी है। इसलिए ऐप के टेस्ट के लिए मैं स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ और उनको बोलना भी चाहूँगी, सजेस्ट करती हूँ कि ऐप में टेस्ट दीजिए, ताकि आप अपने रैंक्स को समझ सके कि आपका प्रोफाइल क्या बन रहा है या आपका परफॉर्मेंस चार्ट कैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्जेक्ट्स आर मोर फोकस एरिया? तो आपको 3 फेज एनालिसिस बताया था, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज। शुरू के 2 फेज को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, थर्ड फेज में थोड़ा बहुत 80-20 का रेशियो में आप तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैन दिस एग्जाम बी टफ फॉर डिप्लोमा होल्डर्स? बार बार ये क्वेश्चन मिलता है, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैडम पेपर जो है उसमें डिग्री के स्टूडेंट्स भी दे रहे हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट भी दे रहे हैं, हमारे लिए पेपर टफ होगा क्या? या हम कॉलेज टाइम में हिंदी में पढ़ते हैं, ये पेपर इंग्लिश में आएगा क्या? तो डियर स्टूडेंट्स, SSC JEE का पेपर बाइलिंगुअल होता है, आपका 2 लैंग्वेज में आता है पेपर। ये एक साइड इंग्लिश में लिखा होता है और दूसरे साइड लिखा होता है हिंदी में। तो मेरे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स, डरने की जरूरत नहीं है आपको, कंपटीशन सबके लिए इक्वल है। आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी तैयारी अप टू मार्क रखनी। आप डिग्री होल्डर है, डिप्लोमा होल्डर है, ये नहीं देखा जाएगा, देखा जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी। और बाइलिंगुअल पेपर होने के कारण आपको ये लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए कोई कठिन पेपर नहीं है, दोनों के लिए इक्वल होता है। बल्कि आप डिप्लोमा के सेक्शन पे बिल्डिंग मटेरियल, एस्टीमेट, कॉस्टिंग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं,
तो वो आपका एक शार्प एरिया हो जाता है जो आपको यहाँ पर हेल्प करता है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम, ये अभी मैं कवर करूंगी कौन सा टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछता है। कैलकुलेटर इज अलाउड और नॉट? यस, पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप में कैलकुलेटर अलाउ है, जहां पर लॉग टेबल की या स्टील टेबल की जरूरत पड़ती है वहां पर दिया भी जाता, बट पेपर 1 में ऐसी कोई फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। ये 6 क्वेश्चन को मैं कवर करूंगी, बाकी क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या है। अगला है, इज 2 month टाइम सफिशिएंट फॉर एग्जाम प्रिपरेशन? आंसर आएगा नो। 2 महीने में कोई चमत्कार नहीं होगा जो आप एग्जाम निकाल पाए। अगर आप तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं या एक रिदमिक वे में है कि जब पेपर का फॉर्म आपने भरा था तब से आप सीरियस हो गए हैं कि हाँ मेरे को अब तैयारी करनी, तो अब ये 2 महीने में आप वो मिरेकल कर सकते हैं कि अपने इतने दिन तक पढ़ी हुई चीज़ों को बिल्कुल सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। बट 2 महीने में अगर आप बोले कि मैं आज पहले दिन से अ अक्षर से या ए से स्टार्ट करूंगा करके, तो पॉसिबल नहीं। बट आप एक क्वालिटेटिव अटेम्प्ट दे सकते हैं 2 महीने। नेक्स्ट, पेपर ऑफलाइन ऑनलाइन, ये फिर से डबल डाउट आया था, ये मैंने कवर कर चुकी हूँ। अगला है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एई एग्जाम CGPSC SCS, विल इट बी हेल्पफुल फॉर मी टू राइट SSCG? कॉमन डाउट, मैडम मैं CGPSC SCS के लिए तैयारी कर रहा हूँ, एई का पेपर के लिए तैयारी कर रहा हूँ, जेई का पेपर दूं कि नहीं, फॉर्म भर चुका हूँ, आप दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका इसका टेक्निकल दोनों का क्या है, सेम है। CGPSC SCS में आपका जनरल स्टडीज इंडिया का होता है, इसके पेपर में भी आपका जनरल स्टडीज किसका होता है, इंडिया का रहता है। तो ये कॉमन एरिया हो गया, सिविल इंजीनियरिंग भी कॉमन एरिया हो गया। तो कॉमन एरिया होने के कारण आप ये पेपर दीजिए, ये आपको आपकी प्रिपरेशन बताएगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं क्या सही वे में कर रहे हैं। आप 2 घंटे जब पेपर में बैठेंगे, पेपर हॉल में पेपर के प्रेशर में बैठेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो किसी भी एग्जाम को आपको छोटा नहीं समझना। आप भले ही एई की तैयारी कर रहे हैं, बट उस बीच में अगर जेई का पेपर आता है, स्टेट का ड्राफ्टमैन का पेपर आता है या SSC जेई का पेपर आता है, तो वो दीजिए, क्योंकि ये एग्जाम्स आपके चेक मार्क्स हैं। सर्वे में जैसा हम चेक लाइन बनाते हैं, ये वैसे ही चेक लाइन, ये चेक लाइन बताएगा कि आपका सर्वे सही डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं। अगला, इज देयर एनी डिफरेंट प्रिपरेशन रिक्वायर्ड फॉर सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव? ये पार्ट भी मैं लूंगी, ये पार्ट लेना है, इसका 6th क्वेश्चन भी लेना है आपको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SSC जेई एंड स्टेट जेई? वेरी कॉमन क्वेश्चन, मैडम मैं स्टेट जेई का तैयारी करूं या SSC जेई का? तो स्टेट जेई में जो है वो आपका नॉन टेक्निकल नहीं होता, GS का पार्ट नहीं रहता, रीजनिंग एप्टीट्यूड नहीं होता, छत्तीसगढ़ की बात कर रही हूँ मैं, बट SSC जेई में ये पार्ट है। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें वो पार्ट नहीं होगा और उसमें वो पार्ट रहेगा। अगला, इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग? ये कवर कर चुके हैं। और लास्ट फेवरेट क्वेश्चन, जितने स्टूडेंट यहाँ पर वीडियो देख रहे होंगे या मेरा वीडियो लेक्चर फॉलो कर रहे हैं, वो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें यही डर है कि मैडम डर लग रहा है कि लॉकडाउन में तैयारी ठीक से नहीं हो पा रही है, क्या करें। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा जो मैं लूँ। इसके पहले जो क्वेश्चन लेना चाह रही हूँ मैं वो है 6th क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम, SSC जेई एग्जाम। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चंस लेगा उसमें देखते हैं। SSC जेई में आपका 1 लाइनर क्वेश्चन पूछने का पैटर्न, 1 लाइनर क्वेश्चन। अब ये 1 लाइनर क्वेश्चन क्या है या किसको बोलते हैं? 1 लाइनर क्वेश्चन जैसा मैंने बोला, थियोडोलाइट इज डिफाइंड, size of theodolite is defined by, ये 1 लाइनर क्वेश्चन हो गया। अब ऑप्शन ए अपर प्लेट, ऑप्शन बी लोअर प्लेट, ऑप्शन सी स्केल प्लेट, ऑप्शन डी बी सी बोथ।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, वन लाइनर। साइज ऑफ थियोडोलाइट इज डिफाइंड बाय, थियोडोलाइट की साइज को किससे डिफाइन करते हैं? क्वेश्चन सिंपल था। ऑप्शन को क्या किया, आपको याद था लोअर प्लेट, लोअर प्लेट आप मार्क कर सकते थे, बट इसके साथ साथ एक और क्या दिया हुआ है, स्केल प्लेट। तो ये चीज आपको मिल सकता है कि क्वेश्चन वन लाइनर हो बट ऑप्शन क्या करेगा, थोड़ा डिफिकल्ट करेगा। तो स्केल प्लेट और लोअर प्लेट एक ही चीज होती है, तो आंसर क्या आएगा इसका, डी। तो वन लाइनर क्वेश्चन पूछने की टेंडेंसी है, बट आप ये बिल्कुल नहीं सोचिए कि वन लाइनर क्वेश्चन में भी इजी क्वेश्चन पूछ ली, आपको उसके ऑप्शन को टफ करेगा। तो हमको जब एक क्वेश्चन हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमको उसके ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। अब ऑप्शन सॉल्व करते टाइम एक कॉमन दिक्कत आती है, मैडम मेरे को 90% श्योर था, 90 नहीं 97% श्योर था, वो 3% लग रहा था कि ये नहीं होगा। जब ये श्योरिटी और अनश्योरिटी के बीच में आप इस डायलेमा में फंस जाएं कि मैं क्वेश्चन कैसे करूं, तो यहाँ पर क्या काम आता है देखते हैं। ऑप्शन, अभी जो क्वेश्चन लिया था उस क्वेश्चन को मैं फिर से लेती हूँ। साइज ऑफ थियोडोलाइट इज डिफाइंड बाय, ऑप्शन ए लिखा अपर प्लेट, ऑप्शन बी लिखा लोअर प्लेट, ऑप्शन सी लिखा स्केल प्लेट, या इसको ऐसा लिखा आपका, हाँ सॉरी स्केल प्लेट, और डी ऑप्शन आ गया बी सी बोथ। अब ऐसे केस में आपको क्वेश्चन में याद आ रहा है कि लोअर प्लेट तो है बट ये बी सी भी हो सकता है, क्या ये डाउट आ रहा, तो क्या करें, थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन, छटनी प्रोसेस, थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन, मैं छटनी प्रोसेस से इस क्वेश्चन को बना। अपर प्लेट तो नहीं हो सकता, लोअर प्लेट है ये पता, अब स्केल प्लेट। साइज की बात आएगी, साइज मतलब डिफाइन किससे होगा, नंबरिंग से। नंबर किस में लिखा हुआ, स्केल। तो ये दोनों एक ही चीज है जिसके दो नाम है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, डी। वहीं पर यहाँ पर अगर मैं लिखा होता ए फ्रेम, क्या लिखा होता आपका, ए, या इसको लिखा होता वर्टिकल सर्किल। तो अब यहाँ पर आपको डाउट आता कि लोअर प्लेट है कि वर्टिकल सर्किल, या ये दोनों है। तो उस केस में हम देखते हैं वर्टिकल सर्किल का काम क्या होता है, वो फेस के बारे में बताता है, उसका साइज या डायमीटर से कोई रोल नहीं होता। तो वहां पर ये भी एक इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो सी तो है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका, बी। तो ये हो गया थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम एसएससी जेई में वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन अगर हैं तो हम उसमें मानते हैं कि 85 क्वेश्चन जो रहेंगे वन लाइनर, और 15 जो क्वेश्चन उस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका ट्विस्ट करेगा, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बड़े फॉर्म में दे सकता है। तो आपको वो 85 क्वेश्चंस की तैयारी रखनी है, और उसमें ये थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन लगा के, या जब FB जो पेज है हमारा हम उसमें क्विज डालते हैं, तो आप वैसे अटेम्प्ट कीजिए थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन लगा के। तो जो श्योरिटी वाला जो कंसेप्ट होगा वो आपका 100% तक जाएगा, और माइनस मार्किंग आपकी धीरे धीरे कम होती जाएगी। आपको अपना सेल्फ एनालिसिस करते जाना कि मैं कितने बार माइनस मार्किंग कर रही हूँ। ऐप में जैसे हम टेस्ट लेते हैं, तो एक वीक जो किसी स्टूडेंट ने टेस्ट दिया, उसने 15 माइनस मार्किंग किया। सेकेंड बार उसको गाइडलाइन देते हैं कि सुधारो, तो उसने क्या किया, 12 किया। धीरे धीरे आपका ग्राफ क्या होता है, 2 से 3 पे आ जाता है, और 2 से 3 माइनस मार्किंग, ये 5 क्वेश्चन तक का माइनस मार्किंग, ये ह्यूमन एरर में आता है। अब बीइंग ह्यूमन आप ये गलती करेंगी, बट आपको 15 से 20 की माइनस मार्किंग नहीं करनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। 2 घंटे का पेपर है, पहले MCQ टाइप को लेते हैं पेपर 1 को, उसके बाद पेपर 2 के बारे में हम देखेंगे। 2 घंटे का टाइम। डियर स्टूडेंट्स, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब मैं एज अ कैंडिडेट एग्जाम देती थी, तो पेपर जब मिलता है या पेपर जब आता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो शुरू में हमारी स्पीड क्या होती है, बहुत स्लो होती है, गियर अप करने में टाइम लगता है। तो ये 2 घंटे का टाइम क्या होता है, धीरे धीरे आधा घंटा हो जाता है। अचानक से आपको लगता है कि टाइम बहुत हो गया, मेरे हार्डली 10 क्वेश्चन ही बने।
तो ये टाइम मैनेजमेंट वाला जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जाता है आपका रेगुलर टेस्ट देकर। रेगुलर टेस्ट या टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं या रेगुलर अपने आप को चेक कर रहे हैं तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और 2 घंटे के टाइम को आपको ये मानना है कि मेरे पास 1 hour and 45 minutes का टाइम है। 15 मिनट को आप बफर टाइम लेंगे और इस टाइम में आपको क्या करना है, आपका जो इसमें 1 hour और 25 मिनट्स का जो टाइम रहेगा इसको आपको फर्स्ट लॉट क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट लॉट मतलब जो एक बार में आप देख के सॉल्व कर पा रहे हैं। इसके बाद बचेगा आपके पास 20 मिनट। 20 मिनट में आप क्या करेंगे, जिन क्वेश्चंस को आपने एज अ रिव्यू मार्क किया आप वहां पर स्टार मार्क करते हैं, या आपको अगर पेज मिलता है या पेपर मिलता है कैलकुलेशन करने के लिए तो आपको क्वेश्चन नंबर लिख लें वहां पर कि तीसरे नंबर का क्वेश्चन को मेरे को सेकेंड बार में देखना है, पहले मैं एक बार में पूरा बना लेता हूँ। तो 20 मिनट में ये स्टार मार्क क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब ये टोटल कितना हो गया, 1 hour 45 मिनट्स। इसके बाद भी आपके पास बचा रहेगा 15 मिनट। तो ये 15 मिनट में कोई लेंथी कैलकुलेशन वाला पार्ट जो था, जो आपके पास आप लेंथी कैलकुलेशन के कारण छोड़ दिए थे, तो वो 15 मिनट में इसको कवर कर सकते हैं। तो इस टाइप से अगर आप करेंगे पेपर को तो ये टाइम आपका मैनेज हो जाएगा। कई स्टूडेंट्स पेपर को पीछे से सॉल्व करते हैं। ऑनलाइन पेपर है फिर भी 100 क्वेश्चन में पहले जाएंगे, उसके बाद फिर 1 नंबर पे आएंगे। आप सीक्वेंशियली जाइए। कहीं पर ऐसा कुछ माइंडसेट या एक मिथ जो होता है स्टूडेंट के बीच में कि पीछे का क्वेश्चन इजी होगा, शुरू का टफ होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपकी क्वेश्चन सफलिंग होती है। मेरे पेपर में कोई पहला क्वेश्चन तो हो सकता है कि मेरे बाजू में जो कैंडिडेट बीच में बैठा है उसका 25th क्वेश्चन है वो। तो बिल्कुल सीक्वेंशियली बनाइए। ऐसा नहीं है कि बीच में इजी क्वेश्चन होगा या लास्ट में इजी होगा। आप सीक्वेंस में जाइए, पैनिक कम होंगे। जहां पर आप अपने आप को उलझाएंगे वहां पर आपको पेपर में प्रेशर की दिक्कत आएगी और ऐसे में दिमाग काम करना बंद कर देता है। अगला पार्ट हो गया, ये हो गया पार्ट 1 का 2 hour। और टाइम मैनेजमेंट का बेस्ट तरीका है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज जहां भी आप कर रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज जो चल रही है आप उसको दीजिए। टेस्ट सीरीज से आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिलता है कि मैं किस लेवल पे हूँ या मैं टाइम को कैसे मैनेज कर पा रहा हूँ। एक बहुत बड़ी दिक्कत, हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता तो कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है। जैसे जो रूट वैल्यू होती है वो रूट वैल्यूज आप याद रखिए कुछ, ठीक। √5, √6, √8 ये सब को आप याद रखिए, √12 ऐसे जो रूट वैल्यू है उसको आपको याद रखना है। कुछ का स्क्वायर याद रखिए, 13, 14, 15, 16 तक का स्क्वायर को आप याद रखिए। तो इससे क्या हो जाता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। पाई अगर कहीं पर आ रहा है तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक। ये पाई लिखिए, या पाई को पॉइंट में ना लिख के आप इसको सॉल्व कीजिए 22/7। कैलकुलेशन इजी करना है तो फ्रैक्शन की चीज़ों को सॉल्व कीजिए। डेसिमल में जाएंगे तो पेपर लेंथी लगेगा क्योंकि डेसिमल में कैलकुलेशन कठिन नहीं लेंथी हो जाता है। आप फ्रैक्शन को सॉल्व कीजिए। π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.785। ये वैल्यू आपको याद रखना है। π/4 कहीं पर भी आ रहा है तो 0.785 आपको याद रहना चाहिए। तो कुछ बेसिक वैल्यूज को आप याद कर लीजिए। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सब्जेक्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होता है, आपका ऑब्जेक्टिव निकलने के बाद आप अगला पेपर देते हैं डिस्क्रिप्टिव का। डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए कोई अलग से तैयारी की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपका लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, बट सब्जेक्टिव में आपके पास ऑप्शन नहीं होते, आपको लिखना होता। तो यहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस मैटर करती है। तो पहले आप ऑब्जेक्टिव पेपर दीजिए। ऑब्जेक्टिव पेपर हो जाने के बाद मैं एक वीडियो लेक्चर जिसमें आंसर राइटिंग लिखते हुए आपको समझाऊंगी कि कैसे किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना, और कोई अलग से तैयारी या क्लास करने की इसके लिए ज़रूरत नहीं होती। आपका जो मेंटर है वो आपको फर्स्ट स्टेज में जो पढ़ाता है वही चीज़ आप सेकेंड स्टेज में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं। अब आज की सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन,
डियर स्टूडेंट्स, जीएस वाले पार्ट को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। जीएस वाला पार्ट सर का, अरविंद नाथ पानीग्राही सर का एक्सपर्टी एरिया है, तो वो फेसबुक पेज में आपको उससे रिलेटेड गाइडलाइंस मिल जाएंगी, या आप उसमें मैसेज करके सर से बात कर सकते हैं, तो वो गाइडलाइन आपको वहाँ मिल जाएंगी। मैं अपने एक्सपर्ट एरिया सिविल इंजीनियरिंग पे काम कर रही हूँ यहाँ पर, तो उससे रिलेटेड डाउट्स को मैंने यहाँ पर कवर किया। अगला है, सर या मैडम डर लग रहा है लॉकडाउन की तैयारी में ठीक से तैयारी नहीं हो पा रही। जो स्टूडेंट हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं या जो स्टूडेंट हमारे इंस्टीट्यूट के हैं, उन स्टूडेंट्स को पहले मैं गाइडलाइन देना चाह रही हूँ कि डरने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन हुआ है बट क्लासेस नहीं लग रही हैं, बट क्लास का सारा इनपुट आपको घर पे मिल रहा है। क्या इनपुट मिल रहा है? रेगुलर नहीं, इसको डेली बेसिस लिखना चाहिए मेरे को, डेली बेसिस क्विज ऑन आर FB पेज, ठीक। सेकंड, रेगुलर या वीकली बोल सकते हैं ऐप टेस्ट, जिसमें आपका 3 टेस्ट एक दिन में हो रहा है, सिविल, GS इंडिया जिसके साथ मेंटल एबिलिटी भी है, ये भी आपका SSC JEE के पार्ट में कवर होगा, और GS छत्तीसगढ़ जो आपका SSC JEE में नहीं, बट ये SES में ये हो गया। इसके साथ साथ आपको बीच बीच में गाइडलाइंस पोस्ट की जाती हैं, गाइडलाइंस में गाइडलाइन नोट्स रहते हैं, और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज, यूट्यूब पे लगातार आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहा है, वीडियो लेक्चर्स। तो मेरे जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे से कनेक्टेड जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको कम्युनिकेट करना चाहूँगी कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपके नोट्स हैं, ये सारा चीज़ हम सेटअप दे रहे हैं, आप कहीं भी पढ़ाई से अलग नहीं हुए, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस एक रिदमिक वे में तैयारी करना। अब बात आती है जो स्टूडेंट इंस्टीट्यूट के नहीं, उनसे भी ये डाउट मिलता है कि मैडम डर लग रहा है, पेपर 2 महीना बचा है, कैसे करें। ये सारी चीज़ें आपको ओपन प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, कहीं पर भी ये नहीं है कि हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। यूट्यूब लेक्चर भी आपको मिल रहा है, क्विज भी मिल रहा है, टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का एक प्रोसीजर है, और गाइडलाइंस भी आपको मिल रही हैं, और नोट्स आपके पास जो आपने बनाया है या जो बुक्स आप जो रेफर कर रहे हैं, इसके साथ साथ वॉल्यूम 2 बुक भी मैं रेफर करना चाहूँगी। तो ये चीज़ें जो हैं, इसके बेसिस पे आपको अपने उस डर वाले फैक्टर को, या जो चीज़ आपको डीमोटिवेट कर रही है, उसको हटा के आपको मोटिवेशन में आना है, और अपने आप को रिदमिक वे में ला के अपना टेस्ट करना है कि मैं कहाँ पर हूँ। और डियर स्टूडेंट्स, आपको रिलेटिव इंडेक्स अपना चेक करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अपने शेल में बैठ के तैयारी कर लेंगे और फाइनल दिन पेपर देने के लिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाती है। आप टेस्ट ज्वाइन कीजिए, आप क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए, फेसबुक ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप आंसर दीजिए, कमेंट में आप आंसर लिखिए, तब आपको पता चलेगा कि आप रेगुलरिटी में आ चुके हैं। और बाकी चीज़ें टाइम मैनेजमेंट की, सब्जेक्ट्स की, सीक्वेंस की, और आपका जो फेज कौन कौन सा बुक्स रेफर करना है, उससे रिलेटेड जो पार्ट है वो मैंने आज कवर कर लिया। तो फर्दर जो लेक्चर्स मेरे आएंगे उसमें SSC JEE और SES दोनों को टारगेट करते हुए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उसको कवर करेंगे, और जो पिछले वीडियोज़ हैं उसमें भी हमने ये कवर किया। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। SSC JEE से रिलेटेड और कोई भी डाउट हो तो आप हमारे फेसबुक पेज में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।